हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशनल सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का यूनिट 1 का चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का और आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट एक आर्ट है जो गेटिंग थिंग्स डन करवाती है, यानी कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। Management can be defined as the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Management एक आर्ट है जो काम को परफॉर्म करवाती है, गोल को अचीव करवाती है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवली मतलब एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली का मतलब क्या है? एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टिवली एट मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी मतलब काम को सही तरीके से करना, वो भी मिनिमम कॉस्ट में। जबकि इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली। इफेक्टिवनेस मतलब काम को सही तरीके से करना और एफिशिएंसी मतलब काम को सही तरीके से करना, वो भी मिनिमम कॉस्ट में। इफेक्टिव काम को टाइम पर करना, लेकिन एफिशिएंट काम को कभी भी कर सकते हो मतलब। Okay, so next thing is characteristics of management. What are the characteristics of management? The first characteristic is goal-oriented process. It is a goal-oriented process which is undertaken to achieve already specified and desired objectives. ये goal-oriented process है, ये हमारे objectives को achieve करने में हमें help करता है. Next है pervasive. It is pervasive in nature. Pervasive मतलब universal. ये पूरी universe में काम आता है, चाहे वो small organization हो, non-profit organization हो, profit organization हो, all organizations whether economic, social, political and every level. Multidimensional. It is multidimensional as it involves management of work, people and operations. ये तीन चीज़ इंक्लूड करती है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। कॉन्टीन्यूस, ये कॉन्टीन्यूस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यू टिल एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस्ट फॉर एन अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, जब तक मैनेजमेंट चलता ही रहेगा। Group activity. It is a group activity since it involves managing and coordinating activities of different people as a team to attain the desired objective. ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, इसे एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं, पूरा ग्रुप यानी कि कलेक्टिवली होगा ये। डायनेमिक मतलब इट इज़ अ डायनेमिक सिंस इट इज़ अडेप्ट टू। डायनेमिक मतलब होता है चेंजेबल, जो चेंज हो सकता है। सो नेक्स्ट स्लाइड की पढ़ते हैं डायनेमिक की। अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये चेंज कर सकता है एनवायरनमेंट में, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता रहता है। इंटेंजिबल फोर्स. इट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी इफेक्ट आर फेल्ट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स लाइक वेदर द ऑब्जेक्टिव्स आर मेट। मतलब ये देख नहीं सकते लेकिन इसे फील कर सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारे सराउंडिंग्स में कैसे यूजफुल है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल। सबसे पहला जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हेल्प्स अस। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल। सर्वाइवल होता है सबसे पहला, अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या होता है कि हम अपनी मार्केट में अपनी जो कॉस्ट लगाई है, जो कैपिटल लगाया है, सबसे पहले उसे कवर कर सकें, ये होता है सर्वाइवल। नेक्स्ट होता है प्रॉफिट, टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क। फिर जो कॉस्ट तो पहले कवर कर ली, फिर उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट भी अर्न करना पड़ेगा और रिस्क को कवर करना प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है ग्रोथ, टू इम्प्रूव इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन यानी कि हमें एक्सपेंड करना है बिजनेस को। इसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, इज गिविंग बेनिफिट्स टू द सोसाइटी लाइक यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। देखो सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोसाइटी के लिए होता है ये मतलब कुछ इसमें पॉइंट्स दे रखे होंगे आपकी बुक्स में। एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, डिसएडवांटेजेस सेक्शंस टू सोसाइटी मतलब वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करना, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव। जो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं?
people working in the organization have to be reconciled with organizational objective. पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ को फेयर सैलरी देना, गुड और सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या क्या है. सबसे पहला है अचीविंग ग्रुप गोल. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स. मैनेजर गिव्स कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल्स एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये हमें हेल्प करता है ओवरऑल ग्रुप गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास. सो गाइज नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है इंक्रीजेस एफिशिएंसी. ये हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, रिड्यूस कॉस्ट को रिड्यूस करके और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है. क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट हेल्प्स इन क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विच कुड अडॉप्ट चेंजेस सिचुएशन इजीली. डायनेमिक मतलब चेंजेबल, तो ये सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करती है. अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें हेल्प करती है. डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी. ये सोसाइटी वे में भी हेल्प करती है ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो सके. नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट. टॉपिक है नेचर. नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है. Management is an art. Art refers to skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired results. आर्ट क्या होती है. आर्ट हमारी कुछ स्किलफुल और क्रिएटिविटी नॉलेज होती है जो हमें नॉलेज को अचीव करने में हेल्प करती है. ठीक है. सो सबसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. अब इसे मैनेजमेंट में कैसे, मतलब ये मैनेजमेंट से मैच हो रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की नहीं, कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या फिर नहीं. सो सबसे पहला आता है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. In every art, systematic and organizational study material should be available compulsory to acquire theoretical knowledge. Theoretical knowledge को acquire करने के लिए systematic और organizational body is compulsory to be provided to an individual to achieve the organizational goal. So ये इसके साथ मैच हो रहा है, यानी कि ये present है मैनेजमेंट में. ठीक है. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं. फिर आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. व्हाट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन विच वी हैव टू स्टडी. या personalized application, the use of basic knowledge differ from person, thus art is very personalized concept. देखो मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है, और आर्ट में भी हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है. सो ये मैच करता है मैनेजमेंट से. बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. Art involves creative practice of existing theoretical knowledge. Okay, so all the features are present in management, so it is called an art. तो ये आर्ट तो हो सकती है, ये आर्ट हो सकती है. फर्स्ट तो क्लियर हुआ. नेक्स्ट बढ़ते हैं हम साइंस की तरफ. So what is management of science? Science is systematic body of knowledge that is based on general truths which can be tested anywhere. Science क्या होता है, जो कि एक्सपेरिमेंटेशंस और टेस्ट से प्रूव्ड होता है. सो देखते हैं कि मैनेजमेंट साइंस हो सकता है या फिर नहीं. सो सबसे पहला एप्लीकेशन आता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स. सो ये प्रिंसिपल्स और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है. ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज से रिफर होता है. Principle based on experiments and observations. So scientific principles are developed through experiments and observations. ये किस चीज़ से डेवलप होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स और ऑपरेशन से डेवलप होते हैं. नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एप्लीकेशंस. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल एप्लीकेशंस पे वैलिड होते हैं, ये यूनिवर्सली एलिब्रेट होते हैं. लेकिन मैनेजमेंट इज सिस्टमैटिक.
लेकिन मैनेजमेंट यूनिवर्सल वैलिड नहीं होता, हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग वो हैं. सो एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, मतलब ये तीनों ही, जैसे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो होता है, लेकिन जैसे ये पार्शियली होता है और ये बिल्कुल नहीं होता. तो एज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस, इट मे बी कॉल्ड एज इन एग्जैक्ट साइंस. तो साइंस क्या हो गया, इन एग्जैक्ट साइंस हो गया मैनेजमेंट के सेंस में. नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन. Profession means an occupation for which specialized knowledge and skills are required. The main features of profession are, देखो specialized knowledge and skills चाहिए होती हैं प्रोफेशन में. तो क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन हो सकता है? पढ़ते हैं इसके फीचर्स की तरह. वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. All the professions are based on well-defined body of knowledge. Management भी well-defined body of knowledge है. Restricted entry. The entry of every profession is restricted through examination or through some minimum educational qualifications. Profession में हमें examinations देनी होती हैं और some qualifications चाहिए होती है, लेकिन management में ऐसा नहीं है. Nowadays they are developing, but अभी भी पूरी तरह ये आया नहीं है, कुछ ही जगहों पर आए हैं. अब हमें MBA की डिग्री लेनी पड़ती है मैनेजमेंट के लिए, बट अभी भी बहुत कॉलेज ऐसे हैं जिसमें MBA की डिग्री ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारे पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए मैनेजमेंट के लिए, बिजनेस मैनेजमेंट के लिए. नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल एसोसिएशंस. ऑल प्रोफेशनल एसोसिएशंस आर अफिलिएटेड टू प्रोफेशनल एसोसिएशंस विच रेगुलेट्स एंट्री एंड फ्रेम कोड ऑफ कंडक्ट रिलेटिंग टू दैट. सो जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं वो प्रोफेशन के तो लिए होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के केस में अभी प्रोफेशनल एसोसिएशंस बने नहीं है. कुछ ही प्रोफेशनल एसोसिएशन जो बने हैं लाइक AIMA, ये एक मैनेजमेंट का एसोसिएशन है जहाँ रजिस्टर करवाना पड़ता है मैनेजर्स को, बट अभी भी ये लीगली कंपलसरी नहीं है. इट बिकम अ पार्ट बाय रजिस्ट्रेशन. ठीक है. AIMA की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन. आप लिख सकते हो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, AIMA की फुल फॉर्म होती है. नेक्स्ट आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? ऑल प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट which guides the behavior of its members. Okay, so these are set of ethical codes fixed by professional association. So AIMA ने अभी कोई कोड ऑफ कंडक्ट लीगली कंपलसरी नहीं किया है, ये कोई एथिकल कोड नहीं है. सर्विस मोटिव. The main aim of profession is to serve its client, but the main aim of profession is to earn profit. प्रॉफिट अर्न करना मैनेजमेंट का मेन एम है. सो नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. एंड थर्ड, इट इज़ अ फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन. सो ये अभी स्टैटूटरी में है, मतलब अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये जल्दी फ्यूचर में होएगा, स्टैटूटरी बैकिंग में है. सो अभी ये मैनेजमेंट प्रोफेशन कम्प्लीटली नहीं है. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट के क्या क्या लेवल्स हैं? या दैट इज द पेज, सॉरी. सो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या हैं? सबसे पहले 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होती हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. लोअर लेवल इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सो टॉप लेवल क्या होता है? ये कंसिस्ट करता है चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड इक्विवेलेंट एंड देयर टीम. देखो एक ट्राइंगल है जो मैं आपको PDF में उसकी फ़ोटो दे दूँगी या फिर एंड में एकदम फ़ोटो दे दूँगी उसकी. एक ट्राइंगल है जिसमें सारे टॉप लेवल के जो आते हैं अंदर, मिडिल लेवल के अंदर जो आते हैं और लोअर लेवल के जो अंदर आते हैं उसकी वो टेबल है, तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में. सो आप उसे देख सकते हो. इसमें कुछ ही लिख रहे हैं लेकिन इसमें सारे लिख रहे हैं. तो टॉप लेवल का क्या काम होता है? टॉप लेवल इज़ यूज टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस, फ्रेमिंग पॉलिसीज़, फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड स्ट्रैटेजीज. इसमें 3 काम दे रखे, मैं आपको और बताती हूँ. ये डिटरमाइन करता है कि एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं. ये टॉप लेवल फ्रेम करता है. टॉप लेवल फ्रेम करता है कि आगे की प्लान्स एंड पॉलिसीज़ क्या होंगी. टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है सर्वाइवल और वेलफेयर, और ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए टॉप लेवल रिस्पॉन्सिबल होता है. ये लेसन करता है आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि मर्ज करता है, लिंक करता है आउटसाइड वर्ल्ड के
साथ ये एनालाइज करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या लॉसेस और क्या प्रॉफिट्स हो रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। ये होता है टॉप लेवल का काम। सबसे जो क्रूशियल पर्सन होता है वो टॉप लेवल ही होता है। नेक्स्ट आते हैं मिडिल लेवल। मिडिल लेवल कंसिस्ट ऑफ डिविजनल हेड्स, plant superintendent and operations manager. So main task of middle level is to interpret the policies or the top level management की policies को interpret करना, ensure करना resources and to implement policies and to coordinate all the activities के साथ coordinate करना, ये top level का काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ensure availability of necessary personnel and assign duties and responsibilities to them. इन मिडिल लेवल क्या क्या करता है, ये सबसे पहले पॉलिसीज़, टॉप लेवल की पॉलिसीज़ को बताता है, ये रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, ये देखता है कि कहाँ पर्सनल की ज़रूरत है, पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज़, कहाँ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कहाँ उन्हें ड्यूटीज़ असाइन करनी है। ये लिंकिंग पिन होता है टॉप एंड लोअर लेवल के बीच में। ये रिस्पॉन्सिबल होता है एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज़ अच्छे से एग्जीक्यूट हो रही हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट ये प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बनाता है उनके अपने डिपार्टमेंट के लिए। ये मोटिवेट करता है अच्छे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए। ये कोऑपरेट करता है अदर डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक है। ये इसके वर्क्स होते हैं। नेक्स्ट आता है लोअर लेवल कंसिस्ट ऑफ फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स। Main task is to actual implementation of policies as per the directions of workers' grievances before the management and maintain discipline. लोअर लेवल क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है फोरमैन को, सुपरवाइजर्स को, सुपरिटेंडेंट को, क्लर्क को, सेक्शन ऑफिसर को, ये सब चीज़ें इनसे इंक्लूड होती है। तो ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डिसिप्लिन, वर्कर्स के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, वर्कर्स की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए, गुड वर्किंग कंडीशंस और हेल्दी रिलेशंस प्रोवाइड करने के लिए, वर्कर्स की सेफ्टी के लिए। ये मेंटेन करता है क्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी के लिए। ये उनका मोराल बढ़ाता है, मोराल यानी मोटिवेशन करता है कि वो काम कर सकते हैं, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है। ये वेस्टेज से बचाता है। एंड द लास्ट बट द नॉट लीस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी और लॉयल्टी ऑफ वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, जिसमें 5 चैप्टर भी बने हैं बिजनेस स्टडीज़ में। उनको हम डिटेल में 5 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला होता है प्लानिंग, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले प्लानिंग क्या करता है, ये डिसाइड करता है एडवांस में कि हमें क्या करना है फ्यूचर में और कैसे करना है। ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है कि ये ड्यूटीज़ को असाइन करता है, टास्क को ग्रुप करता है और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलोकेट करता है पर्सन टू पर्सन। स्टाफिंग इज फाइंडिंग टू राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ये पर्सनस को मतलब वैकेंसीज जो होती हैं उसमें पर्सन को अपॉइंट करता है स्टाफिंग। डायरेक्टिंग लीड्स टू लीडिंग, influencing and motivating employees to perform the task assigned to them. डायरेक्टिंग लीड करता है, इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है पर्सन्स टू पर्सन्स को टास्क को असाइन करने में। कंट्रोलिंग इज मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टूवर्ड्स। कंट्रोलिंग क्या करता है, ये कंट्रोल करता है एम्प्लॉयज़ को। उनको जब डायरेक्शंस प्रोवाइड होते हैं तो कोई कंट्रोल भी तो चाहिए, तो ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट बट द लीस्ट टॉपिक जो है वो हमारा है कोऑर्डिनेशन। जो कोऑर्डिनेशन है वो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह दिया, मतलब उस पर क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो बनना कंपलसरी ही है। एक कोऑर्डिनेशन टॉपिक है, एक नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसमें ये 2 जो टॉपिक्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। आप इन दोनों को तो बहुत ही अच्छे से तैयार कर लो। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। कोऑर्डिनेशन इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये सिंक्रोनाइज करता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रोनाइज? सिंक्रोनाइज मीन्स बाइंड करता है। ये होता है 1 आफ्टर 1, मतलब अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है। सिंक्रोनाइज यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करता है सारे फंक्शंस को मैनेजमेंट। ये ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है और यूनिटी ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है, ओके।
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मैंने ना आपको इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं नीचे, जो कि आ सकते हैं पेपर में बिल्कुल। उनका आपको याद करना है, ये आपका होमवर्क है, आपको इसको भेजना है टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी। आप प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन करिए, आपको उसमें डिफरेंट चीज़ें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे बोर्ड्स के। ओके, सो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर। और गाइज इस जो ये PDF से मैं पढ़ा रही हूँ ना, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट खोल के उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये परवेसिव है, डेलिब्रेट है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ओके, इसमें एक टॉपिक मिस हो गया है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। इसमें जो टॉपिक मिस हो गया है, सॉरी गाइज फॉर दैट, इसमें टॉपिक मिस हो गया है इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन आप लिख लीजिए। सबसे पहला है ग्रोथ इन साइज, ये साइज टू साइज डिफर करता है ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। आप इनको एक बार देख लीजिएगा, कोई भी डाउट हो कोई भी, मैं इसकी आंसर शीट जो है ना, आंसर शीट आंसर्स वैसे में लिख रहे हैं। ठीक है, आप इसको टेलीग्राम ग्रुप पर कर करके भेज दीजिएगा, मैं चेक करके बता दूंगी कि कितना सही है कितना गलत है। ये क्वेश्चंस हैं एंड दी नेक्स्ट स्लाइड ये वाले क्वेश्चंस हैं। मार्क्स भी लिख रहे हैं, कितने वर्ड्स का लिख रहे हैं, कितने का नहीं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम. Thank you so much guys for giving me your precious time. Hope you will like all the video and share it to your friends, and if any query found in this video, then you can comment on it. सो कमेंट करना मत भूलिएगा, चाहे वीडियो अच्छी लगी हो चाहे बुरी लगी हो, आप कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है और लाइक तो भर भर के आनी चाहिए। ठीक है गाइज, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।